जय धन्वंतरी। आज का हमारा टॉपिक है गुल्म रोग, जिसे आधुनिक मतानुसार पेनफुल लंप कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुल्म का अर्थ है संघात। आचार्यों ने गुल्म को चयापचयवान तथा संचारी यदि वात चलह कहा है। ये घटता बढ़ता रहता है। गुल्म में वात दोष मुख्य रूप से प्रभावी होता है, परंतु इसके साथ अन्य दोष पित्त एवं कफ का भी अनुबंध रहता है। उसे आचार्यों ने स्वतंत्र पर संश्रयोवा कहा है और पक्वाशय वात का स्थान है। अतः पक्वाशयस गुल्म स्वतंत्र होता है। आचार्य सुश्रुत गुल्म को अपाकी मानते हैं, परंतु आचार्य चरक पित्तज एवं रक्तज गुल्म को मंदपाकी मानते हैं। अब हम जानेंगे गुल्म की निरुक्ति। गुडरक्षणे वेष्टने धातु से गुल्म शब्द बनता है। इसका अर्थ है संघात। विगुणित वायु होने से अथवा गूढ़ मूलकंद आदि के सदृश इसकी उत्पत्ति होने से या गुल्म के समान अथवा गांठ जैसी प्रतीत होने के कारण इस रोग को गुल्म कहते। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित लंप्स से इसका साम्य कर सकते हैं। उदरगुहा मतलब एब्डोमेन में स्थित पेनफुल लंप्स को गुल्म कहते हैं। अब हम जानेंगे गुल्म के स्थान। आचार्यों ने हृदय प्रदेश, नाभि प्रदेश, दोनों पार्श्व और बस्ती ये 5 गुल्म के स्थान माने हैं। इसके बाद गुल्म के निदान पुरीश, कफ तथा पित्त का अधिक निकल जाना, वेग धारण, बाह्य अभिधात, रुक्ष अनपान का अधिक सेवन, शोक, पंचकर्म का ठीक से न हो पाना, कठिन रास्तों पर चलना, शारीरिक कुचेष्टाओं से अधिक दबाव पड़ना और किसी रोग के कारण दुर्बल होना। आगे हम बात करते हैं गुल्म की संप्राप्ति के बारे में। सबसे पहले निदान सेवन, फिर वात प्रकोप जिससे कफपित्त दुष्टि होती है, फिर कफपित्त द्वारा वायु का मार्गावरोध एवं कुपित वायु का ऊर्ध्वगमन, फिर कुपित वायु पार्श्व हृदय बस्ती उदर नाभि में शूल उत्पत्ति करती है। उसके बाद परिपिंडित वायु का गुल्मवत होना और अंत में गुल्म रोग उत्पत्ति। आगे देखते हैं गुल्म के भेद। आचार्यों ने गुल्म के अनेक भेद किए हैं। जैसे आचार्य चरक, सुश्रुत, मधुकोशकार के मत से 5 प्रकार के गुल्म वर्णित हैं। वातिक गुल्म, पैतिक गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपाता गुल्म जिसे निचय गुल्म भी कहते हैं क्योंकि ये शीघ्र ठीक नहीं होता, और रक्तज गुल्म। इसी तरह आचार्य वाग्भट ने 2 गुल्म माने हैं, अंतर्गुल्म और बाह्य गुल्म, और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयकार ने 8 प्रकार के गुल्म वर्णित किए हैं। वात, पित्तज, कफज, सन्निपात, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज और रक्तज गुल्म। आइए अब बात करते हैं गुल्म के पूर्व रूपों की। गार बाहुल्य अर्थात एक्सेसिव बेल्चिंग, मलबद्धता कॉन्स्टिपेशन, तृप्ति फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, असामर्थ्य इनएबिलिटी टू वर्क, आंत्रकूजन गागलिंग साउंड ऑफ एब्डोमेन, ऑटोप फ्लैचुलेंस, आधमान टेम्पेनाइटिस, अपक्ति इंडाइजेशन और दौर्बल्य वीकनेस। पूर्व रूप में अविपाक एवं ऑटोप प्रधान है। आगे देखते हैं गुल्म के सामान्य लक्षण। हृदय व नाभि के बीच उत्पन्न कभी घटने व कभी बढ़ने वाली ग्रंथि, अरुचि, मलमूत्र व अपान वायु अवरोध, अनाह और उद्गार बाहुल्य। आगे हम देखते हैं गुल्म के भेदानुसार विशिष्ट निदान एवं लक्षण। सबसे पहले वातिक गुल्म के निदान। रुक्ष अन्न अति सेवन, विषमाशन या अध्यशन, आलस्य, वेग धारण, शोक, अभिघात, अति मलक्षय एवं उपवास। उपरोक्त कारणों से कुपित हुई वायु वातिक गुल्म को उत्पन्न करती है। अब इसके लक्षण जानते हैं। सर्वप्रथम हृदय एवं कुक्षि में शूल, मुख व गले में शोष, चल गुल्म, शीतपूर्वक ज्वर, अनपाक देर से होता है, खाली पेट दर्द बढ़ता है, भोजन लेने पर गुल्म शमन, पुरीश अप्रवृत्ति, अपान वायु अप्रवृत्ति एवं शैथिल्य। आगे है पित्तज गुल्म के निदान। जैसे अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु आहार सेवन, क्रोध, अति मद्यपान, सूर्य तथा आतप सेवन, आमरस का बनना एवं रक्त दुष्टि। उपरोक्त समस्त कारणों से पित्त व रक्त की दुष्टि होकर पैतिक गुल्म उत्पन्न होता है। अब देखते हैं पित्तज गुल्म के लक्षण। ज्वर, पिपासा, शरीर का वर्ण लाल होना, भोजन के पाक होने पर बढ़ता है, और स्वेदाधिक्य। आगे है कफज गुल्म के निदान। शीत, गुरु, स्निग्ध आहार का अति सेवन, बैठे रहना, परिश्रम न करना, अति भोजन, दिवास्वप्र। इन निदानों के सेवन से कुपित कफ कफज गुल्म को उत्पन्न करता है। आगे है कफज गुल्म के लक्षण। शीतपूर्वक ज्वर, स्थैमित्य, गुल्म स्थान में जकड़ाहट,
गात्रसाद एवं शैथिल्य, हल्लास, कास, अरुचि, शरीर गौरव, शीत अनुभूति, गुल्म में अल्पवेदना, गुल्म कठिन व उत्सेद युक्त होना। उपरोक्त तीनों प्रकार के गुल्मों के सम्मिलित निदान सान्निपातिक गुल्म के निदान हैं। इसे निचय गुल्म भी कहा है। सन्निपातक गुल्म के लक्षण इसे असाध्य कहा है। इसके निम्न लक्षण होते हैं। अति कष्टदायक गुल्म, दाह और कठोर एवं उन्नत गुल्म। रक्तज गुल्म के निदान। ये गुल्म केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसके निदान निम्न है। ऋतुकाल में अनियमित भोजन, आम गर्भ का गिरना, भय, रूक्ष आहार विहार का सेवन, वेग धारण, रक्तस्तंभक औषध प्रयोग, वमन, योनि व्यापद होने से। उपर्युक्त निदानों से कुपित वायु स्त्री के गर्भाशय में रक्त को रोक लेती है, जिससे स्त्री को मासिक स्राव नहीं होता। रक्त प्रतिमास एकत्रित होकर ग्रंथिवत एवं कठिन हो जाता है और धीरे धीरे आकार में वृद्धि को प्राप्त होता है। रक्तज गुल्म के लक्षण गर्भ के समान भी मिलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने रक्तज गुल्म के लक्षण पैतिक गुल्म के समान बताए हैं। आचार्य चरक ने रक्त गुल्म के निम्न लक्षण बताए हैं। कभी कभी स्पंदन होना, कभी शूल होना, धीरे धीरे बढ़ता है, वृद्धि की गति अनिश्चित होती है, 10 माह के बाद भी गुल्म बना रहता है। अतः गुल्म की चिकित्सा 10 माह के बाद करनी चाहिए। आखिर में देखते हैं साध्य असाध्यता। त्रिदोषज गुल्म, जिसमें तीव्र वेदना हो, पत्थर के समान कठिन एवं उन्नत हो, शीघ्र ही विदाह को प्राप्त होने वाला, भयंकर, मन, शरीर, अग्नि के बल को नष्ट करने वाला हो, असाध्य होता है। गुल्म में दौर्बल्य, अरुचि, हिरलास, कास, छर्दी, अर्ति एवं ज्वर तीव्र हो वह असाध्य है। यदि गुल्म क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो एवं अतिवितरित हो, तब उसे असाध्य मानना चाहिए। जो गुल्म सिराओं से जुड़ गया हो वह कच्छप के सदृश उन्नत हो, उसे असाध्य समझना चाहिए। यदि गुल्म के साथ तृष्णा, तंद्रा एवं प्रतिशय भी साथ हो तब गुल्म असाध्य होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम गुल्म की चिकित्सा के बारे में जानेंगे और गुल्म एवं गर्भ में भेद और गुल्म एवं अर्बुद में भेद भी देखेंगे और गुल्म चिकित्सा को विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।